Good morning, everybody. Today we'll be starting our discussion on the mock test paper, chapter 18 to 33. थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन को भी कवर कर रहा है और पीछे के जितने भी पेनल्टीज, प्रोसिक्यूशंस, टीडीएस, अपील्स, रिवीजन, सेटलमेंट, एडवांस रूलिंग, सारे टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं और इस पोर्शन को भी आपको बहुत अच्छी से करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब देखिए, पहले जो हमने पूछा है वो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. वी विल बी डिस्कसिंग दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड देन वी विल बी गोइंग फॉर द सब्जेक्टिव पेपर. ऑब्जेक्टिव पेपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. AINC and BINC, these are the foreign companies which are incorporated in country A and country B respectively, whose place of effective management is also in the said countries. So it's a foreign company basically. They are engaged in operation of ships and aircraft respectively. So AINC is engaged in operation of ships and BINC is engaged in operation of what? Aircraft. Now the information has been provided here. The details of the receipts during the previous year 1920 are as follows. Then they are asking what? The profits and gains of business of AINC and BINC chargeable to tax in India under the Income Tax Act. They are asking the PGVP. Now, as you are aware that in case if a non-resident is engaged in a shipping business, while computing the profits and gains, 44B is applicable. And for those assessees which are engaged in the aircraft business, 44BBA is applicable. And here, 7.5% of the amount of freight, 7.5% of the amount of freight on account of carriage of goods, passengers, mail, livestock, which has been shipped from any port in India to outside India, whether the amount is received in India or outside India, जो भारत के पोर्ट में चढ़ाया गया है जहाज पे, उसका जो फ्रेट का अमाउंट है, चाहे वो भारत में मिले चाहे भारत के बाहर मिले, उसके अलावा जो विदेश में माल चढ़ा है, जो अमाउंट इंडिया में रिसीव हो रहा है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड हो रहा है, उसका 7.5% क्या है यहाँ पे डीम्ड PGVP माना जाता है. यहाँ कोई कंसेप्ट लोअर इनकम का नहीं है 44B के अंदर. उसके अलावा BBA में 5% है, वही चीज एयरक्राफ्ट के रिलेशन में 5% आ रही है. तो अब देखिए हमारा क्या है ये, द अमाउंट पेड और पेएबल. पहला है अमाउंट पेड और पेएबल इन मुंबई ऑन अकाउंट ऑफ कैरिज ऑफ पैसेंजर्स शिफ्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट टू कंट्री ए, फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट इन कंट्री बी. तो कहने का मतलब क्या है, ये पैसेंजर शिप किए गए थे मुंबई पोर्ट से, तो ये अमाउंट इंक्लूड होएगा क्योंकि मुंबई पोर्ट पे पैसेंजर शिप किए गए हैं और भले ही से पैसा इंडिया में मिले चाहे आउटसाइड इंडिया मिले, वो इंक्लूड होता है. ये तो इंडिया में ही मिला है. फिर अमाउंट पेड और पेएबल इन कंट्री ए एंड बी ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, दे आर शिफ्ट फ्रॉम मुंबई पोर्ट. मुंबई पोर्ट से ही शिफ्ट किए गए तो ये भी इंक्लूड होगा, पैसा भले ही से विदेश में मिला हो उनको. अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अमाउंट जो रिसीव हुआ है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, यहाँ इंडिया में मिला है अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर शिफ्ट फ्रॉम पोर्ट इन कंट्री ए टू मुंबई पोर्ट. विदेश में पैसेंजर चढ़े हैं और उसका पैसा कहाँ मिला है, इंडिया में मिला है, ये भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. इधर भी तीनों चीजों जगह इंक्लूड हो रहा है. फिर अमाउंट रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन कंट्री ए and B on account of carriage of passengers shipped from port in country A to Mumbai port. अब कंट्री ए में ही रिसीव हो रहा है, कंट्री ए में ही शिप किए गए हैं पैसेंजर्स, कंट्री बी से ही एयरपोर्ट से शिप किए गए हैं और पैसा भी कंट्री बी में ही मिल रहा है, ये इंक्लूड नहीं होगा. अब प्रॉफिट्स पर्टेनिंग टू इंडियन ऑपरेशंस कंप्यूटेड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय AINC एंड BINC, इसका कोई मतलब ही नहीं है. इन असेसी लोअर इनकम तो क्लेम कर ही नहीं सकता. तो पहले केस में तो 20 + 5 + 7 लाख का 7.5% क्या हो जाएगा 44B के अंदर डीम्ड PGVP माने जाएंगे. तो देख लीजिए कितना आ जाएगा ये 20
प्लस 5 प्लस 7, 32 का 7.5%, ये आ रहा है 2,40,000 रुपये, 2.40 लैक्स। और इधर 15 प्लस 4 19 एंड 8 27 का 5%, 27 का 5%, यानी 1.35 लैक्स, यानी 1.35 लैक्स क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड प्रॉफिट्स एंड गेन्स मान लिए जाएंगे। तो देख लीजिए, एक तो हो जाएगा इसका आंसर सी, इसका आंसर आ जाएगा 2.40 लैक्स शिपिंग बिजनेस के अंदर हो गया, और 1.35 लैक्स क्या हो जाएगा हमारे एयरक्राफ्ट बिजनेस में। 44B और 44B भी एक हिसाब से डीम प्रॉफिट्स माने जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है? स्मिथ इज अ फॉरेन नेशनल and a cricketer came to India as a member of Australian cricket team in the year ended 31st March 20. अब उसको 5 लाख रुपए मिले हैं फॉर पार्टिसिपेशन इन मैचेस इन इंडिया। 1 लाख रुपया मिला है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑन टीवी, और आर्टिकल्स उसने कंट्रीब्यूट किए हैं न्यूज़पेपर में रिलेटिंग टू सच स्पोर्ट्स, और उसको 10,000 रुपये मिले हैं। एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसने 50,000 का, एंड नो अदर इनकम। तो अब देखिए अपने 115 BBA है, किसके रिलेशन में है? नॉन रेजिडेंट्स हैं, फॉरेन सिटीजन है, और स्पोर्ट्स पर्सन है। तो उसको इनकम आ रही है, एक तो ये किससे, जो पार्टिसिपेटिंग फॉर स्पोर्ट इन इंडिया, हमारे यहाँ इस केस के अंदर 5 लाख रुपए आ रही है, और जो वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसके रिलेशन में जो इनकम आ रही है, और जो आपके न्यूज़पेपर्स में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आर्टिकल इन रिलेशन टू सच स्पोर्ट्स, यानी 6,10,000 रुपए की इसकी ये इनकम है। एक्सपेंडिचर को ये अलाउंस मिलेगा नहीं, और 20% की रेट से टैक्सेशन हो जाएगा, 4% HEC। नो डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस, 115 BBA के अंदर प्रोवाइड किया गया है, और 20.8%, इस पे 20% प्लस 4% HEC जोड़ के 20.8% की रेट से टैक्सेशन होगा। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये देखिए, 6,10,000 का 20.8%, ये 1,26,880 वर्कआउट होके आता है, 1,26,880 रुपए। सो हियर यू हैव टू रेफर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BBA, द टैक्सेबल amount of tax liability will be what? 126,880. The next question देखिए, measures X and company and measures Y and company are non-resident firms. They are in receipt of fees for technical services of 20 lakhs. FTS मिल रही है इनको 20 लाख रुपए की। They are received from Indian company A Limited in pursuance of an agreement with the A Limited approved by the central government. Measures X and company does not have any fixed place of profession in India. जब X and company का कोई फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इंडिया में नहीं है, तो उसके लिए तो सेक्शन 115A अप्लाई हो जाएगा, सबसेक्शन 1 क्लॉज B अप्लाई हो जाएगा। वहाँ एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है? 10% की रेट से क्या हो रहा है उस केस में? टैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, किसी भी डिडक्शन का अलाउंस नहीं मिलेगा, इट विल बी इंक्रीज बाय HEC ऑफ 4%। वेयर एज Y एंड कंपनी हैज अ फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया, Y का फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन। तो यहाँ 44DA अप्लाई होएगा, यहाँ 44DA अप्लाई होएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर टू अर्न FTS इज व्हाट? 2 lakhs बाय एक्स कंपनी। एक्स कंपनी के रिलेशन में तो कोई डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका तो कोई यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, तो इसका तो अलाउंस मिलेगा नहीं। स्ट्रेट अवे 20 लाख का 10% की रेट से टैक्सेशन हो जाएगा, और इंक्रीज बाय HEC। और अब यहाँ पे जो वाई एंड कंपनी की डिटेल्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3.5 लाख है। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा 44DA के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर विच इज होली एंड एक्सक्लूसिवली विच इज कनेक्टेड विद फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन इन इंडिया, जिसके एट्रीब्यूटेबल, जिसके कारण से ये आपको फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मिल रही है, उसका अलाउंस मिलेगा। और अगर कोई रिएम्बर्समेंट होते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस का टू HO और एनी अदर ऑफिस आउटसाइड इंडिया, जो इन्होंने इस इनकम को अर्न करने के लिए विदेश में किए थे, एक्चुअल एक्सपेंसेस का रिएम्बर्समेंट वो डिडक्टेबल होगा। किताबें मेंटेन करनी है और ऑडिट उनको करानी है।
तो अब यहाँ पे 20 लाख रुपए की ये इनकम है, इसमें से एक्सपेंडिचर होल्डली एंड एक्सक्लूसिवली कनेक्टेड विद फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन का डिडक्शन मिल जाएगा 3 लाख रुपए का, ठीक है। अमाउंट पेड बाय फिक्स प्लेस ऑफ प्रोफेशन टू एचओ अदरवाइज देन टुवर्ड रिएम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा नहीं। तो ये 17 लाख रुपए की जो इनकम आ गई और ये नॉन रेजिडेंट फर्म, तो 30% की रेट से इस पे टैक्सेशन हो जाएगा, दैट इज 5,10,000 ये हो जाएगा। एंड सेम विल बी इंक्रीज बाय एचईसी एट रेट ऑफ 4%। तो 5,10,000 का 4% जोड़ोगे 20,400 ये हो जाएगा, तो टैक्सेशन हो जाएगा 5,30,000 और 400 रुपये। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 लाख प्लस एचईसी जोड़ दिया 8,000 रुपये, टैक्स तो 2 लाख आ गया एक्सेंट कंपनी का, तो 2,08,000 रुपये ये टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी, तो आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हो ऑलरेडी। टैक्स लायबिलिटी कितनी है, एक्सेंट कंपनी की 2,08,000 है एंड वाई एंड कंपनी की क्या है 5,30,000 और 400 रुपये टैक्स लायबिलिटी है। अब नेक्स्ट देखिए, XYZ कंपनी, अ फॉरेन कंपनी, XYZ लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, furnishes the following information: interest received from government of Indian from investment in government bonds in foreign currency, expenditure incurred to earn such income। अब यहाँ पे फॉरेन मतलब गवर्नमेंट से पैसा मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है फॉरेन कंपनी को, तो अपने 115A सबसेक्शन 1 उसके अंदर क्लॉज ए अप्लाई हो रहा है। जब तक के लिए स्पेसिफिकली LC LD नहीं बोले तब तक यहाँ जो एप्लीकेबल जो इनकम रहती है उसमें से कोई डिडक्शन का एडमिसिबिलिटी आती नहीं है एक्सपेंडिचर की, और टैक्सेशन 20% की रेट से लगता है। फिर इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ये 194 LC के अंदर कवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर LB के अंदर कवर्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड उसका डिडक्शन एडमिसिबल होगा नहीं। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन कंसर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स मेड इन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन करेंसी, अब ये इंडियन करेंसी में इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा 485 और एप्लीकेबल टैक्स रेट 40% से लगेगा, यहाँ 5% से टैक्सेशन लग रहा है। तो अब 4,85 की तो इनकम अर्न हुई है और 25,000 रुपये एक्सपेंडिचर हुआ है, तो ये 4,60,000 हो गई। अब ये कह रहे हैं कंप्यूट द टोटल इनकम, बहुत ही सिंपल है, टोटल इनकम आपको निकालनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी भी नहीं है। तो 5 लाख और 4,85, 5 लाख ये जोड़ लिया और 6,25 ये जोड़ लिया और 4,60 ही हो गया, तो 460 प्लस 625 प्लस 5 लाख, तो टोटल इनकम इस केस के अंदर कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी आपके 15,85,000 इसकी टोटल इनकम इस केस के अंदर आ रही है। अपने ये पूरे आंसर्स भी आपको सजेस्टेड आंसर्स यहाँ दे रखे हैं, साथ साथ आप उसको वेरीफाई करते जाइएगा जब भी आपके पास ये इवेल्युएटेड आंसर बुक अलॉन्ग विद दी जो हमारे सजेस्टेड आंसर्स हैं विद मार्किंग स्कीम आपको मिलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एन इंडियन कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन APA in respect of international transaction with associated enterprise for previous year 1920, तो इन्होंने ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर किया है, ठीक है। इट कंपनी डिसाइड टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रोल बैक ऑफ द सेड APA, पिछले 4 साल के रिलेशन में वो रोल बैक प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। However, a rollback provision shall not be available in respect of the said transaction if for a rollback year। वैसे तो सभी ईयर्स के लिए अप्लाई होते हैं, पर किन किन केसेस के अंदर वो अप्लाई नहीं हो रहे। अगर उस रोलबैक के कारण से जो इनकम अपन ने डिक्लेयर किया रिटर्न में वो क्या हो रही है, कम हो रही है, तब रोलबैक के प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रहे। उसके अलावा जो डिटर्मिनेशन ऑफ ALP है वो सब्जेक्ट मैटर था ऑफ अपील बिफोर द एपिलेट ट्रिब्यूनल, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया है डिस्पोजिंग ऑफ सच अपील एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, या अपन ने अपना रिटर्न 139(1) में नहीं भेजा हो, यानी 139(1) में रिटर्न भेजा होगा तो रोल बैक के लिए अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज बिलेटेड रिटर्न में नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो अब ये कह रहे हैं क्या, आप देखिए सच एप्लीकेशन एज ए इफेक्ट ऑफ
reducing the total income declared in the return of income of the said year. तो यहाँ पे we cannot apply for rollback. So however rollback provision shall not be available. तो ये बिल्कुल सही है, rollback provision इस केस में available नहीं होगा. Determination of ALP of the said transaction for the said year has been a subject matter of appeal before Commissioner Appeals, and Commissioner Appeals has passed an order disposing of such appeal at any time before the agreement. कमिश्नर अपील्स के बारे में तो नहीं बोल रखा है वहां पे रूल 10MA के अंदर, पर किसके रिलेशन में बोल रखा है? एपेलेट ट्रिब्यूनल के रिलेशन में जरूर बोल रखा है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है. देन डिटर्मिनेशन ऑफ द ALP of the said transaction for the said year has been a subject matter of appeal before the appellate tribunal, and the appellate tribunal has passed off the order disposing of such appeal at any time before signing the agreement. Thus, so under 10MA, this is a condition where you cannot apply for rollback if the matter has been subject matter of appeal before the appellate tribunal, and appellate tribunal has passed an order disposing of such appeal at any time before signing the agreement. Then the return of income for the relevant rollback year has been furnished by the company under 139(4). Basically, the return of income is to be furnished as per the provisions of section 139(1) here on or before the due date specified thereunder. So they are asking the most appropriate answer, in which cases the rollback will not be applicable. In this case also it will not be applicable, in this case will not be applicable. So here the rollback provisions will not apply in respect of a transaction for a rollback year if first is there, third is there and fourth is there. First, third and fourth. So answer will be D in such a case. ये आंसर देखते जाइएगा आप साथ साथ. अब देखिए, a notified infrastructure debt fund eligible for exemption under 1047 of the Income Tax Act pays interest of rupees 5 lakh to a company incorporated in foreign country. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने इंटरेस्ट दिया है 5 लाख रुपए का, किसको? फॉरेन कंपनी को. और फॉरेन कंपनी इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 फॉर अर्निंग से इंटरेस्ट का कोई अलाउंस मिलता नहीं है. फंड ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख टू फ्रैंक. 3 लाख रुपए फ्रैंक को दिया है, और फ्रैंक है इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ए इन अ नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया. एनजेए में ये रेजिडेंट है. अब आप एनजेए अगर नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया का पर्सन इज लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, तो आपको ध्यान होना चाहिए 94A के प्रोविजंस उस केस के अंदर अप्लाई होंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द पेमेंट्स. बोला गलत है ये. एक में तो 194LB में TDS होगा, और एक के अंदर 194LB रेड विद 94A TDS होगा. और दूसरा क्या है? नो TDS इज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑफ 5 लाख टू फॉरेन कंपनी. हाउएवर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू फ्रैंक अट्रैक्ट्स TDS एट रेट ऑफ 31.2%. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इस पे भी TDS होगा. TDS होगा 5.2% से 4,88,000. ये भी गलत है. पूरे 5 लाख रुपए पे TDS किया जाएगा 5.2% की रेट से, क्योंकि यहाँ 5% की रेट से TDS होता है, प्लस HEC लगेगा ही लगेगा. सरचार्ज एज एप्लीकेबल 5.2% से, तो इस केस में होगा. और वहां पे क्या जो TDS की रेट है 94A के अंदर, जो पर्सन लोकेटेड इन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया है, उसमें एक तो जो आपकी एप्लीकेबल रेट हो गई एक्ट के हिसाब से जो रेट आ रही है, या 30% जो भी दोनों में, तीनों में से जो भी क्या है ज्यादा हो, इफ इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड HEC एज एप्लीकेबल, तो ये 30% हो जाएगा, प्लस 4% HEC हो जाएगा, यानी 31.2% पे TDS किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज लोकेटेड वेयर इन द नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया. तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा. 5.2% की रेट से तो TDS होगा कहाँ पे? सेक्शन 194LB में, जब पेमेंट किसको किया जा रहा है? फॉरेन कंपनी को किया जा रहा है, और अगर नॉन रेजिडेंट को किया जा रहा है जो लोकेटेड है नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया में, तो 194LB रेड विद सेक्शन 94A 30% की रेट से क्या हो रहा है? TDS किया जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मिस्टर रमेश इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़ का टर्नओवर है इन प्रीवियस ईयर 1920. मेक्स पेमेंट फॉर रिपेयर, मेक्स कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटिंग टू रुपीज 5 lakhs. Mr. Mahesh, salaried individual, makes payment of brokerage
for buying a residential house in March 2020 for rupees 51 lakhs. तो एक तो 194C के अंदर कवर्ड हो गए, रमेश ने पहला पेमेंट तो 194C के अंदर कवर्ड हो गया, और उसके अलावा ये वाला क्या है जो अभी नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 194M के अंदर ये पेमेंट कवर्ड है. सैलरी एम्प्लॉय 194H के अंदर जिसका कमीशन और ब्रोकरेज का पेमेंट किया जा रहा है 50 लाख रुपए से अमाउंट एक्सीड कर रहा है तो TDS 194M के अंदर किया जाएगा. तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. विद रिस्पेक्ट टू द अबव पेमेंट्स विच हैव बीन मेड बाय मिस्टर रमेश एंड मिस्टर महेश, अलग अलग हैं महेश और रमेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाइदर रमेश nor Mahesh is required to deduct tax at source. ये wrong है. Mr. Ramesh and Mahesh are required to deduct tax at source under the provisions of the Income Tax Act. अभी ये सही लग रहा है. Mr. Ramesh is required to TDA deduct tax at source. Mahesh is not required. ये गलत है. Mahesh is required to deduct tax at source, but Ramesh is not required. ये भी गलत है. तो दोनों को ही TDS करना होगा. एक को 194C में करना होगा और एक को 194M के प्रोविजंस के अनुसार क्या है, they will be required to what? डिडक्ट दी टैक्स एट सोर्स. TDS दोनों को ही क्या है करना होगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिस्टर एक्स अ रेजिडेंट एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई फ्रॉम वाई फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 90 lakhs ऑन 26/2019. ठीक है, ये पैसा प्रॉपर्टी खरीदी 90 लाख रुपए की. सेम डे ही मेड 2 separate payments, separate transactions, thereby acquiring a plot of land in Kolkata from Mr. C for 49,50,000 and a rural agricultural land from D for rupees 60 lakhs. अब TDS का अमाउंट ये पूछ रहे हैं तो 194IA के अंदर TDS होगा. 50 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कंसिडरेशन है तो उस केस के अंदर क्या है, टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 194IA. जब कंसिडरेशन बेसिकली 50 लाख या उससे ज्यादा का है तो TDS किया जा रहा है एट रेट ऑफ से 1%, पर इसमें तो होगा नहीं और रूरल एग्रीकल्चर लैंड में होगा नहीं. तो कुल मिला के 90 लाख का 1% की रेट से 194IA के अंदर TDS किया जाएगा 90,000 रुपए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एक्स लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग हेड ऑफिस एट दिल्ली. इसका HO तो दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस कहाँ है, जयपुर में. HO दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस किस में है, जयपुर में. एज अ करेंट अकाउंट विद SBI दिल्ली एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट विद SBI जयपुर. 2 accounts are separately operated by HO and branch office. Head office and branch office have separate TAN and GSTIN. Cash withdrawals of HO and branch of these 2 accounts are there. PAN बेस देखेंगे हम लोग, ठीक है ना. तो अब उस केस के अंदर क्या है, हमारा PAN तो एक ही है और अगर अपना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल हो जाता है तो 194N के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1% की रेट से टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स. टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स. TDS किया जाएगा, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 करोड़. अब ये देखिए यहाँ 25 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा है, फिर 40 पूरे फाइनेंशियल ईयर की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है. तो 25 और 40 65 और 80 1.45 करोड़ हो गए, माइनस 1 करोड़ 45 लाख का बेसिकली 0.45 करोड़. उसका क्या है, उस केस के अंदर क्या है, देयर विल बी अमाउंट ऑफ क्या, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट रेट ऑफ 2%. 2% की रेट से क्या हो रहा है, TDS किया जा रहा है. तो 0.45 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा, 90,000 रुपए का. इस केस के अंदर क्या है, TDS किया जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी पेड DDT अंडर सेक्शन 115O in respect of dividend distributed by to a resident and non-resident shareholder. Mr. John, a shareholder of ABC Limited and a resident of country X, has to pay tax in country X on dividend received from ABC Limited as per the domestic tax laws. तो यहाँ तो ABC Limited ने DDT दिया है और सेम इनकम पे
जो जॉन है उसको क्या है, अपनी रेजिडेंट कंट्री के अंदर टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर एक ही इनकम है और डिफरेंट पर्सन्स के एंड्स में टैक्स हो रही है, एक ही इनकम डिफरेंट पर्सन्स के एंड्स में टैक्स हो रही है, तो इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इट इज अ केस ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन में तो क्या हो रहा है, बेसिकली जुरिस्डिक्शन के हिसाब से एक ही पर्सन के एंड में दोनों जगह टैक्स हो रहा है, दैट इज जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। पर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंट पर्सन्स हैं डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस के अंदर और उनके हैंड में जाके ट्रांजैक्शन एक है, दोनों के हैंड में जाके टैक्स हो रहा है। तो दैट्स अ केस ऑफ व्हाट, इट्स अ केस ऑफ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। देन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज application for advance ruling is not followed in the following situations. We cannot not allowed basically in the following situations. कब allow नहीं होती? With a question raised is already pending before the income tax authority. Yes, in that case the authority will not allow your application. Number 2 is where it is for determining the fair market value of the property. Advance ruling authority does not determine the fair market value of the property. Then accepting for in the exceptions, the transaction is in the question is prima facie designed for avoidance of income tax. Except for say PSUs, here if a transaction is designed for avoidance of income tax, then also the advance ruling authority will not accept your application or any of the above. So answer will be D here. In all of the above cases, the advance ruling authority will not allow your application to be proceeded with. Now next question is Alpha's total income of AY 2021 is increased by 34 lakhs due to application of the ALP. Income has been increased by virtue of the application of the arm's length price provisions by AO on transactions of purchase of goods from its holding company in respect of retail trade business carried on by it, and the same has been accepted by the Alpha Limited. Now this arm's length price has been accepted and these additions have been accepted basically. Now then, business loss of AY 1516 cannot be set off against the enhanced income. Now the only thing that has been provided is no chapter 6A deductions will be available, neither section 10AA exemption will be available from such enhanced income. So business loss can be set off, AY 1516. Then deductions under chapter 6A cannot be claimed in respect of enhanced income. This is true. Unabsorbed depreciation cannot be set off against the enhanced income. This is false. This is false. Business loss referred under A, deductions referred under B, and unabsorbed depreciation referred under C cannot be set off. All of this is also false. So the only answer will be in this case will be B. No deductions under chapter 6A shall be allowed because of the enhancements which have been made by virtue of the making ALP provisions applicable by the assessing officer. Then under which of the following cases will the ALP be determined by considering the median of the data set? Median of the data set, we have seen the range concept is there. The range concept, and if the transaction price at which the transaction has been entered into falls within this range of the ALP so determined, then the transaction price will be accepted. Otherwise, we'll have to go to what? The median. If your transaction falls outside the same, then we have to go for what? The median. So, first one is what? CUP, cup method. For that, range concept is not applicable. Range concept is applicable only for the resale price method, cost plus method, and transactional net margin method, where the number of the values in data set is not less than 6. Now they say that number of the entries in data set, it is 6, it is 7, and it is 8. Now does the
price at which the transaction is undertaken falls within the arm's length price beginning from the 35th percentile and ending on 65th percentile of the data set. Here if it falls, then the transaction price is accepted, but here it does not fall. So in this case, range median of the data set will be taken only in case of kya? The same will be taken in case of the last method, that is CPM, cost plus method, because here the transaction price is not falling within the range. So answer will be fourth, only fourth. Answer will be only fourth. Next question, C. The provisions relating to limitation of interest deduction in respect of debt issued by a non-resident associated enterprise would not apply where expenditure by way of interest or similar nature is how much? It is 1 crore. Then only if it exceeds rupees 1 crore, then only what the limitation of interest deduction will be applicable. Otherwise, it will not be applicable. So here, the provisions relating to limitation of interest deduction in respect of debt which has been issued by a non-resident associated enterprise would not be applicable if the expenditure by way of interest is up to 1 crore rupees. Next question is, the assessment order under 143(3) in case of Mr. Z was passed on 31/3/20 and the notice of demand was served on 2/4/20 for levy of tax and interest. Mr. Z paid the tax and interest due on 12/4/20. An application was filed by Z under 270AA on 27/4/20 before the AO to grant immunity from imposition of penalty, and such application was rejected by the AO by the order dated 14/5/2020. So while we are making the application for say immunity from imposition of penalty, the penalty is imposed under section 270A, action for imposition of penalty has been taken under section 270A, then we make an application, then we have to waive our right of appeal. Now their application has been rejected. So the time which has been taken from the date when we have made the application till the date we have been given the order of rejection is served on the SSE. Basically this time frame is excluded in the time limit for filing the appeal. So because now we have to go and file an appeal. So the said order was served on 15/5/2020. By what date appeal against the assessment order should be presented to CIT appeals? We have to file the appeal before CIT appeals within 30 days from the date of communication of the order. So here, in this particular case, the time limit from which date? When we have filed an application from 27/4/2020 to 15/5/2020. It is to be excluded. This time limit will be excluded, and we have to file the appeal within 30 days of the communication. The order was communicated to us on 2/4/2020. Our order, the same was communicated to us on which date? 2/4/2020. Now time which has already been elapsed is of what? From the order was served. So from 3rd of the April 2020 to 26th of April 2020, this period is what? 24 days has already elapsed. Plus we will be given further 6 days here. So the appeal must be filed up to 21/5, 6 days here, because 24 days have already been elapsed. Total period is 30 days. 6 days will be given further. So 21/5/2020, the appeal is to be filed before Commissioner Appeals. How Commissioner Appeals can condone the delay also if there is a sufficient cause being shown in this regard for a further period of 30 days. Then ABC Limited has entered into an international transaction
with LN Inc. of US during the year ended 31st March, totaling 1,000 lakhs, but failed to keep and maintain the information and documents in respect of international transaction. So here he has not maintained the information. Then in that particular circumstance, as per the provisions of, we have to maintain the same under section 92D. And in case if the assessee fails to keep the information as required under section 92D, then he is required to pay the penalty. And that is 2% of the value of 2% of value of international transaction under section 271 AA. So here the penalty will be 2% of the value of the international transaction. That is 20 lakh rupees will be the penalty. Next question is, Mr. A failed to comply with the provisions of section 203A, for which penalty of 10,000 was levied under 272 BB. Now he has approached the consultant and asked to file an appeal before CIT appeals against the penalty order. Determine the fees payable. So here, for penalty orders, the fees will be rupees what? Before commissioner appeals, it will be rupees 250 is the fees. The next question is, the assessment of Satpura Limited was completed under 143(3) with an addition of 18 lakhs to the returned income. They have made an addition of 18 lakh rupees to the returned income. Now, Satpura Limited preferred an appeal before the CIT appeals, which is pending. Basically, it is pending. Which of the following statements are correct? Incorrect. Which of the following statements is incorrect? Now, first is the AO can initiate reassessment proceedings. So, in case if a subject matter is of appeal and revision, the AO can initiate reassessment proceedings for any matter other than the subject matter of appeal and revision. So here the AO can initiate the reassessment proceedings in respect of income chargeable to tax which has escaped assessment, provided such income which has escaped assessment does not form the part of the additions of 18 lakhs to the returned income, which is subject matter of appeal. This is true. For other matters, they can reinitiate proceedings under 147. Then the AO can pass an order of rectification under 154 to rectify any mistake apparent from record, provided rectification is in relation to a matter other than the matters which has been considered and decided by a commissioner appeals. This is also true. It has been provided in section 154. Then under section 264, the commissioner can revise the order pending before the commissioner appeals. The revision pertains to matter other than the matter covered in appeal before commissioner appeals. This is false because there is a concept of total merger. If a subject matter is of appeal before commissioner appeals, under section 264, revision is not possible. If subject matter is appeal, any part, say any part of order is subject matter of appeal, then revision under 264 is not possible. Then revision under section 264 is not possible. Then under 263, if the order is prejudicial to interests of revenue, the commissioner can revise the order pending before commissioner appeals if revision pertains to matters other than the matters which have been covered in before commissioner appeals. This is also true. So which statement is false? C is false because there the concept of total merger is applicable. Next is, a survey is conducted in the premises and of the assessee and assessments are reopened for some assessment years. Survey has been conducted. An application for settlement is made to settlement commission where the additional amount of income tax payable on the income disclosed in the application exceeds what? Rupees 10 lakhs. So here the additional amount of tax payable on the income disclosed in the application must exceed rupees 10 lakh in normal cases and 50 lakh in search cases. So it's a case of survey and not search. So answer will be rupees what? 10 lakhs. So these were the objective questions which we have discussed. In our next video lectures, we'll be discussing the subjective paper. So you have to, all the multiple choice questions, all the multiple choice questions along with the case-based studies, they are available at our portal. You can access those along with the suggested answer. Full answers have been provided so that in case of any confusion, there is no doubt with the candidates and they can easily go through the answers. And once you have submitted your paper there,
You can review the answers any number of times before exams also. So it's very, very helpful for the entire revision. So this was the objective paper. Our next discussion will be the subjective paper.